हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र कक्षा 10 के हैं और 2026 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 का हिंदी का वायरल पेपर आप सभी को करा रहे हैं। इस पेपर को एकदम तैयार कर लीजिए, जिससे आप बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि आप टारगेट बनाए कि 95% लाने का, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे आप तो हिंदी में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। देखिए, यह 2026 का हिंदी का एकदम वायरल पेपर है, इसको स्किप मत कीजिएगा। पेपर का सेट आप देख सकते हैं कि बीडी है, और जो आपका पेपर जो पूर्णांक रहता है, टोटल कितने नंबर का रहता है? टोटल 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, यानी 70 नंबर का आपको टोटल ये पेपर रहता है। सबसे पहले पेपर में यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। ठीक है, देख सकते हैं अनुक्रमांक और नाम। अब यहाँ पे कुछ समान निर्देश दिए गए हैं। जो समान निर्देश बताएंगे सेम टू सेम यही बोर्ड के एग्जाम में समान निर्देश आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट का, यानी कि प्रश्न पत्र जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे कुछ समान निर्देश जो दिए हैं, नोट पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद निर्देश आपको बताते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहता है, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा, यानी कि 15 मिनट तक आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। इसके कुछ समान निर्देश दिए गए हैं, ये समान निर्देश आपको बताते हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। पहला निर्देश ये रहेगा। देखिए, सेकेंड निर्देश आपका है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होगा, यानी 2 खंडों में बटा होगा यह प्रश्न पत्र। अगला निर्देश क्या दिया है? खंड अ में 1 अंक जो होगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनके सही उत्तर को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से आपको कलम से भरना है। ठीक है, सही विकल्प वाले गोले को ही पूर्ण रूप से काला करना है। देखिए, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आपको जो OMR शीट दिया रहेगा, उस OMR शीट पर आप नीला पेन का प्रयोग कर सकते हैं या काला पेन का। इसके अलावा किसी पेन का आप कदापि प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जब गोला को भरिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको भरना रहता है। ठीक है, अगला देखिए निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे देखिए। इसीलिए आपको OMR शीट बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना रहता है कि यदि आप एक बार OMR शीट भर देंगे तो उसे आप काट नहीं सकते हैं, नहीं इरेजर कर सकते हैं, नहीं वाइट नहीं, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी OMR शीट भरिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा। अगला निर्देश देखिए कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना रहेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, फिर अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। ये इसके कुछ समान निर्देश हैं जो आपको जानना जरूर आता है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यह खंड अ है, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा गया। सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से देगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे ही आपको टिक मारना है और इसे OMR शीट पर आपको भरना रहेगा। देखिए, यहाँ पे दिया है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो देखिए इस शुक्ल युग के जो लेखक होते हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, प्रेमचंद्र, रामचंद्रिका शुक्ल जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। क्यों? यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं का जवाब नहीं में देना रहेगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, यानी कि जो पूस की रात कहानी है इसके लेखक बताना है। ये 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप साथ में लिख सकते हैं, जिससे आपको प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। तो पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न क्या है? सिंदूर की होली के नाटककार हैं, यानी जो सिंदूर की होली है इसके नाटककार कौन है? ऑप्शन आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जी,
राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। देखिए सिंदूर की होली जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक, देखिए ये यात्रा वृत्त है कि रूस में 25 मास जो है ये यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनपुरी, राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो देखिए ये रूस में 25 माह जो यात्रा वृत्त है इसके लेखक जो है राहुल साकृत्यायन है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक, आपको बताना है कि संस्मरण के लेखक कौन है। तो माटी हो गई जो सोना है ये लिखा गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि माटी हो गई सोना किसके द्वारा लिखा गया है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 6वां नंबर का प्रश्न क्या है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, रीति काल को अलंकृत काल, रीति काल को क्या कहा गया, अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा है, तो ये कहा है, देखिए अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ठीक है, जैसे कवि प्रिया हुआ, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। यहाँ पे ये बताना जैसे भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, ये जो कृतियाँ हैं रीतिकालीन कवि देव की है, जबकि कवि प्रिया जो है यह कवि देव की नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, यानी इसमें बताना है कि भारतेंदु युग की जो विशेषता है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ राष्ट्रीयता की भावना ये भारतेंदु युग की विशेषता मानी जाती है। सामाजिक चेतना का विकास यह भी भारतेंदु युग की विशेषता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध यह भी भारतेंदु युग की विशेषता थी। जबकि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये विशेषता नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु युग की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि तार सप्तक जो है इसका संपादक किसने किया है। देखिए ऑप्शन में दिया कि रामविलास शर्मा ने किया था, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था, या प्रभाकर माचवे ने किया था, या गिरिजा कुमार माथुर ने किया था। देखिए तार सप्तक का संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, यहाँ ये बताना है कि जो राम की शक्ति पूजा है किसकी रचना मानी जाती है। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसलिए इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, 11 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूज से गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से अब बताइए। देखिए इसको पढ़िए आप, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। अब बताइए इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, हंसी नहीं आ रहा है, हंसी आ रहा है ना पढ़ने पे। जब ये हंसी आ रहा है तो इसमें रस कौन सा होगा, तो हास्य रस होगा। ठीक है, जब आपको वाक्य पढ़ते समय आपको उसमें हास्य की भाव, हंसी की भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ पे हास्य रस होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए आपका 12 नंबर का सवाल क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मनो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार ही अलंकार बताना। देखिए इसमें जब वाक्य पढ़ेंगे 2-3 शब्द बताते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। देखिए
मनु आ जाए, मनु आ जाए, जनु आ जाए, जनो आ जाए, ये शब्द जिस वाक्य में रहता है वहाँ पे हमेशा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो इस प्रश्न में देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको देखिए मनु, फिर से एक बार सुन लीजिए, मनो, मनु, जनु, जानु, ये शब्द यदि आता है किसी वाक्य में तो वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखिए आप, देखिए जो सुमृत सीधी होई गण नायक करिबर दवदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है कि छंद कौन सा है। देखिए इस वाक्य में जो छंद है आपका सोरठा है, तो इस प्रश्न का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग नहीं है वो बताना है। देखिए अनुकरण में अनुशब्द है, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। ठीक है, इसमें बताना है कि किसमें आपका अनु, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए अनु उपसर्ग नहीं है। देखिए आप अनुकरण पर अनुधनकरण हो सकता है, अनुधन शासन हो सकता है, अनुधनवाद हो सकता है, लेकिन अनुतीर्ण में जो होता है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, इसलिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा कि अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहाँ पे नहीं हुआ है, तो अनुतीर्ण जो होता है उसमें अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर का क्या है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास आपको बताना है कि जो नीलकंठ है आपका उसमें जो कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अविभाव। इस याद रखिएगा जरूर से, जो नीलकंठ होता है उसमें आपका कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नीलकंठ है जिसका कौन है आपके शंकर जी हैं, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो नीलकंठ में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से बादल का आपको बताना है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए नीरद, अम्बुद और जलद, जिसमें द और द लगा होता है वह बादल का पर्यायवाची होता है, जबकि जलज जो होता है बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए अगला क्या है, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप बताना है कि तृतीय में एक वचन रूप कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए त्वया, क्या होता है, त्वया, ये क्या होता है, युष्मद का सर्वनाम जो है त्वया जो होता है तृतीय में एक वचन रूप होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला प्रश्न जो 18 नंबर का है, आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रकार है। देखिए आधी आई और हम घर भागने लगे, इसमें कौन सा वाक्य है, जैसे सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधी आई एक वाक्य और हो गया, हम घर भागने लगे एक वाक्य, यानी दो वाक्यों से मिलकर बना है। जब दो वाक्यों से मिलकर बना होता है और शब्द से जुड़ा होता है तो उसमें आपका संयुक्त वाक्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसे देख के भी आप पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला क्या है आपका कि महात्मा बुद्ध ने विश्व का शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, यानी कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। ठीक है, या आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य मतलब होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य मतलब होता है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो किसने, कौन विश्व को संदेश दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब देखिए जब कौन शब्द से यदि वाक्य में आप प्रश्न बनाते हैं और कौन शब्द से उत्तर आपको मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे कर्तव्यवाच्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कर्तव्यवाच्य होगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध ने ही क्या किया था, विश्व का शांति का संदेश दिया। किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। यहाँ पे किसकी प्रधानता है, महात्मा बुद्ध की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्तव्यवाच्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला क्या है आपका, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द अचानक पद का व्याकरणीय परिचय आपको बताना है कि यहाँ पे अचानक है क्या। जैसे संज्ञा, देखिए संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं, क्रिया नहीं है, तो सिर्फ एक ही शब्द बच रहा है, क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, संज्ञा के बारे में आपको पता है, सर्वनाम के बारे में पता है, क्रिया के बारे में भी पता है, ये तीनों नहीं है। जब तीनों नहीं है तो क्या है आपका, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ से प्रारंभ हो गए खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न।
यहाँ देखिए 21 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। आपसे गद्यांश से संबंधित सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये खंडवा के जो होते हैं उत्तर पुस्तिका पर आपको इसका उत्तर देना रहता है। देखिए आपका ये पहला प्रश्न है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दीन दीन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। अब इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछता है और ये प्रत्येक प्रश्न जो रहता है 6 नंबर का ही रहता है, ठीक है। देखिए आपको क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना रहेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा, कुसंग की तुलना में किससे की गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संदर्भ लिखना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। अब देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ठीक है। और इसे जब वाक्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें मिल जाएगा कि कौन से पाठ से लिया गया। मित्रता पाठ का नाम क्या है, मित्रता। अब मित्रता पाठ का नाम है, किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे तो आपको पूरा बकायदे आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ देखिए पेपर में कितने बार पूछा जा चुका आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपको संदर्भ लिखना रहेगा, तो कैसे संदर्भ लिखेंगे, इसका लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, ठीक है। जो संदर्भ लिखना है उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यही आपको क्या करना रहता है, इस प्रकार से इसका संदर्भ लिखना रहता है, जो आपको बताएं संदर्भ को याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे कि बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, वह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस प्रकार से इसको आपको उत्तर देना था, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको व्याख्या करना रहेगा, ऐसे संदर्भ लिखना रहेगा। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, कुसंग पैरों में बधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने की वाली बाहु के समान समान होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका आप उत्तर दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे पूछा था कुसंग की तुलना में किससे की गई है, तो ठीक है इस प्रकार से बाहु से की गया है, इस प्रकार से बता सकते गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सारे प्रश्न आपको बता दिए। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। अब देखिए मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, तो इसके अलावा आपको अथवा में भी दिया रहता है, ठीक है। अथवा का मतलब होता है कि 2 प्रश्न, एक प्रश्न ये हुआ और दूसरा प्रश्न ये होगा, इन दोनों में से जिसका आपको सही से उत्तर आएगा वही एक ही प्रश्न का उत्तर बोर्ड के एग्जाम में देना रहता है और सारे प्रश्नों को आपको छोड़ देना रहेगा। देखिए ख दिया है, कृष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वाक्य को पढ़ना रहेगा, पढ़ने के साथ इससे भी संबंधित संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। इस प्रकार से आप दोनों प्रश्नों में से जिसका उत्तर आपको सही से आता है वही बोर्ड के एग्जाम में हल कीजिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, आपका अगला नंबर 22 नंबर का, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हया कौन नाही, पठियो तुम हो पीछ बुलाने। यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक आपको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, ठीक है। पढ़ने के साथ देखिए उसका उत्तर कैसे देंगे आप। देखिए इससे भी संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ जैसे बताएं कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। देखिए पद्य लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है, रसखान से, ठीक है। और किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से आपको पाठ का नाम, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया ये भी आपको बताना है। तो संदर्भ में क्या हो जाएगा, देखिए संदर्भ फिर से बता रहे, ध्यान सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक,
हिंदी के सूर सागर पाठ का नाम क्या है? सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, सूरदास जी। ये पाठ का नाम है, ये लेखक का नाम है, और ये किसका नाम है? आपका सूरदास का पाठ का नाम है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो इसका संदर्भ लिख लेंगे। फिर पद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में करना रहेगा। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हों बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, अपने शब्दों में इसका उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो इस जो बता रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। फिर इसके अलावा अथवा में दिया है, ठीक है, चाहे ये प्रश्न आ रहा है तो इसका कीजिए, चाहे आपके सामने ये प्रश्न है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक वाक्य को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया, संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, पुष्प वनमाली के समझ अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करते हैं। तो दोनों प्रश्नों में से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, चाहे इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना रहेगा। अगला देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत, अब देखिए यहाँ पे गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना रहेगा। ठीक है, देखिए आपको इस तरह सामने देगा, गद्यांश दे देगा, इस गद्यांश को पढ़ना रहेगा। पढ़ने के साथ आपको अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। जैसे वर्णास्य प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यालय दिव्यम ज्योति द्योत थे। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। देखिए इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, पहले नंबर संदर्भ लिखना रहेगा। लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। इस तरह आप क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिख लेंगे। फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो कैसे करेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी की विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका हिंदी में आप अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को जैसे बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। देखिए इसके अलावा अथवा में दिया रहता है, उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो उसको कीजिए, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के इसका हिंदी में अनुवाद रहा है तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। हर प्रश्न में 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। आप अगला देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। क्या है देखिए आपके सामने, इसको क्या करना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 प्रश्न है, इसको और इसको, इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। जैसे यहाँ देखिए, सार्थ प्रवसतो मित्रम किस्मिन् मित्रम गृह सत आतुरस्य च किम मित्रम किस्मिन्न मित्रम मरिष्यत। इसको आंसर दे सकते हैं, या इसके अलावा बंधनम मरणम वापी ज्यो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरत। इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना रहेगा। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे चलिए एक बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। देखिए सार्थक प्रस्तुत है ना, इसका देखिए संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, संस्कृत खंड से लिया गया है, इस तरह करके लिख सकते हैं। और पाठ का नाम लिखना चाहे तो पाठ का नाम भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, धन प्रदेश में रहने वाले का मित्र है। ठीक है, पत्नी घर में रहने वाली की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान कर मरने वालों का मित्र है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका इतने शब्दों में आप हिंदी में अनुवाद सीधे सीधे कर देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, दोनों प्रश्नों में से जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें से इतने सारे प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। आपके जिस जिले के होंगे उस जिला के उस स्कूल में आपको खंडकाव्य पढ़ाया जाता होगा, जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उसी प्रश्न का उत्तर देना है और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया है
मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। इन दोनों में से आपके देखिए, आपके स्कूल में यदि मुक्ति दूत पढ़ाया जाता है तो आप इसका उत्तर देंगे, अन्यथा आपको मुक्ति दूत नहीं पढ़ाया जाता तो अगले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए आपको सारे प्रश्न दिखा देते हैं, सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप देखिए ख के इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए, इसके अलावा इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए, यहाँ पे इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, देख लीजिए सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। ये इन सारे प्रश्नों में से सिर्फ केवल व केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना, सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देना, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो आपके स्कूल में खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसी का उत्तर दीजिएगा और सारे प्रश्नों का उत्तर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, क दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों प्रश्नों में से जिसका आपको जीवन परिचय याद होगा जिस लेखक का, उसी का दीजिए। चारों को नहीं करना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है। और इस चारों में से किसी एक का ही करना था और सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों का बस याद कर लेंगे ना तो एक न एक आपके जीवन परिचय आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। तीन चारों में से किसी एक का ही उत्तर देना रहेगा आपको, तो इसका जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। अगला देखिए आपका ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे आपको देखिए सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको देना है। तो आप सूरदास हुआ, ठीक है, इसका याद कर लीजिए, ये बहुत पेपर में आके पूछे जाते हैं, ठीक है। तुलसीदास, सूरदास, ये सभी जो हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये याद रखेंगे ना, इसमें से एक न एक आपके पेपर में आ जाएगा। और इन सारे चारों में से केवल एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहता है और सभी को छोड़ देना रहता है। अगला देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है, श्लोक जरूर याद करके जाइएगा। अब देखिए आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ये पत्र जरूर याद करके जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में 100% आता ही आता है। या तो हम देखिए इसमें भी दो देता है, दो में से एक ही करना है। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र लिखने का तरीका नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पत्र आपको बता देंगे कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। जैसे देखिए आपके सामने 4 प्रश्न है, चारों में से केवल देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए 2 का ही उत्तर देना रहेगा। चंद्रशेखर का आसित, इसका उत्तर दे सकते हैं। वीर केन पूज्यते, वाराणस्य नगरी कस्याम नद्या कुले स्थिता, ज्ञानम कुत्र संभवती। तो देखिए जैसे आपका उत्तर इसका संस्कृत में ही देना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर का आसित का उत्तर आप संस्कृत में ही देंगे। जैसे देखिए चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, यानी जो चंद्रशेखर थे एक देशभक्ति व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से आप उसका उत्तर भी जो देंगे संस्कृत में ही देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वीर केन पूज्य थे, वीर वीर पूज्य थे, यानी वीर जो होते हैं उसकी वीरता के लिए पूजे जाते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर आप संस्कृत में दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट देगा। जल है तो कल है, इस पर निबंध लिख सकते हैं। मेरे सपनों का भार, इस पर निबंध लिख सकते हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा पे भी आप निबंध लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, इस पर भी लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व, इस पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको हिंदी का जो संपूर्ण पेपर बताएं, संपूर्ण पेपरों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में टारगेट बना के पढ़िए कि आपको 95% लाना ही लाना है। और आसानी से क्लास 10 के जितने भी छात्र होते हैं आसानी से 95% या इससे ऊपर भी नंबर प्राप्त करते हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो जरूर 95% आसानी से अंक ला सकते हैं। जितना भी प्रश्न बताया जाए तो आप उन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो सेम टू सेम बोर्ड की एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।